हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर इस चैप्टर में बात करें तो सबसे पहले बात होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। एनसीईआरटी में आप देखिए एक स्टेटमेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम बात करें, दोज कंपाउंड विच विल बी आयनाइज्ड इन अ टू पार्ट्स, वन इज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड सेकेंड विल बी अ नॉर्मल और अ एलिमेंट फॉर्म। एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ध्यान दीजिएगा, हर बार हम लोग इसी स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे। तो अगर मैं इसको आयनाइज्ड करूं, दो तरीके के सॉल्ट होते हैं, एक होता है सिंपल सॉल्ट या डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर मैं सिंपल सॉल्ट की बात करूं तो जो सिंपल सॉल्ट है वो कैटायन और एनायन दो पार्ट में इजीली आयनाइज्ड हो जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करूं और इनको मैं आयनाइज्ड करूं तो इनको हम कहेंगे ये ब्रेक होगा K4K+ में और आपका हो जाएगा एक स्फीयर FeCN का होल 6 -4। जितने पॉजिटिव उतने ही आपको नेगेटिव बना देने हैं। अब अगर हम इसकी टेस्टिंग करें यानी एनालिसिस करें तो इस एनालिसिस में आपको कैटायन की तो टेस्टिंग मिलेगी यानी पोटेशियम की टेस्टिंग मिलेगी, बट अगर आयरन और साइनाइड की टेस्टिंग करेंगे तो ये दोनों अलग अलग टेस्ट नहीं देंगे, यानी आयरन की टेस्टिंग आपको इसमें नहीं मिलेगी और ना ही इंडिविजुअली साइनाइड की मिलेगी। तो इस तरीके से जब कंपाउंड्स को हम जब ब्रेक करते हैं तो हर जितने वो एलिमेंट्स से मिलकर बना है वो अगर सारे के सारे एलिमेंट्स एनालिसिस करने पर टेस्टिंग ना दें तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। यही कंपाउंड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं। इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब बात करें ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इसकी थ्योरी सबसे पहले किसने दी? इसकी थ्योरी सबसे पहले अल्फ्रेड वार्नर ने दी। इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसमें दो क्राइटेरिया उन्होंने डिफाइन किए, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो मैं आपको बता दूं, इसी कंपाउंड्स को हम फिर से लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को समझने से पहले आपको एक कॉमन चीज समझनी पड़ेगी, कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। कुछ टर्म्स में सबसे पहले आता है काउंटर आयन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर आयन? तो हम काउंटर आयन की बात करें तो जो भी आपका लार्ज ब्रैकेट, ठीक है, जो भी आपका लार्ज ब्रैकेट के बाहर हो, यानी चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, उसे हम कहते हैं काउंटर आयन। हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे काउंटर आयन। और जो भी हमारा लार्ज ब्रैकेट के अंदर होगा वो हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेट स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर, इसके भी दो पार्ट होते हैं। लार्ज ब्रैकेट के डायरेक्ट, जो ये जैसे आयरन है, ये जो आपका लार्ज ब्रैकेट का सबसे पहला एलिमेंट जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, यानी Fe मेरा क्या कहलाएगा? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। और उसके बाद जितनी भी चीजें मिलेंगी वो आपके कहलाएंगे लीगेंड। क्या कहलाएंगे? लीगेंड कहलाएंगे। ठीक है, यानी ये मेरा हो गया काउंटर आयन, ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम और ये मेरा हो गया लीगेंड। तो अब अगर हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी की, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी वैलेंसी, तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस पूरे कंपाउंड्स में जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? मेरे ख्याल से ये हर बच्चे को आता होगा। एक मैं आपको बता दे रही हूँ इसी की एग्जाम्पल लेके। ये हो गया मेरा 4, K की वैल्यू होती है +1 प्लस Fe की निकालनी है क्योंकि, तो ये हो गया मेरा X प्लस 6, साइनाइड की वैलेंसी -1 इज इक्वल, टोटल ऊपर आयन कोई भी चार्ज नहीं है तो इट मीन्स इट इज अ 0। तो मेरा हो गया +4 प्लस X -6 इज इक्वल 0। X इज इक्वल, ये हो जाएगा 6 में से 4 माइनस कर दिया, इट इज उधर चला गया तो इट्स अ +2। यानी मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आ गया? +2। और हमने ये पढ़ा है कि प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी मेरी कितनी हो गई? इट्स अ +2। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल लीगेंड नंबर। अब अगर हम देखें तो लीगेंड नंबर कितने हैं?
लीगेंट नंबर अब आप चेक करिए, ये मेरा है लीगेंट, तो लीगेंट कितना है 6, तो मेरी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6, यानी मैं K4FeCN के होल 6 में बात करूं तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी +2 और सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में, अगर मेरे कोई कंपाउंड्स डिसोशिएट हो रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एक एग्जाम्पल है COCl3.6NH3। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया है बुक्स एनसीईआरटीज में, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। अब इसमें क्या कह रहा है, गिव द 3 मोल AgCl, यानी अगर मैं इसका सिल्वर से रिएक्शन करा रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, सिल्वर से या सिल्वर के किसी भी कंपाउंड से, तो मुझे 3 मोल AgCl मिल रहा है। 3 मोल का मतलब 3 क्लोरीन आयंस भी डिसोशिएट हो रहे हैं, तो अब यानी यहाँ से 3 निकल गया, ये हटा दीजिए आप, तो टोटल कोबाल्ट, ये मेरा टोटल ब्रैकेट हो गया, यहाँ लार्ज समझिएगा, तो ये मेरा हो गया सेंट्रल मेटल एटम। टोटल मेरे पास अब कितने NH3 बचे, यानी मेरे लिगेंड बचे, क्लोरीन तो हट गया, ये मेरे पास 3 क्लोरीन थे और 3 NH3 6 थे, तो टोटल लिगेंड मेरे पास थे 9, पर 3 उसमें से हट गया, तो टोटल लिगेंड कितने बचे 6, तो इसकी मेरी सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी इसमें हम नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि इसमें आपका काउंटर आयन गिवन नहीं है। ठीक है, यानी इसके हम ऑक्सीडेशन वैल्यू अभी नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे मेरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल लीगेंड नंबर, तो मेरी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6। अब बात करें इसमें, अब इसकी बात करें तो सेम इसमें भी क्या हो गया, क्या कह रहा है 2 मोल डिसोशिएट हो रहे हैं। 2 मोल डिसोशिएट का मतलब अब आपको Cl3 से 2 हटा देना है क्लोरीन, तो मेरे पास क्या बचा 5 NH3 बचा और 1 क्लोरीन बचा, 5 + 1 कितने लिगेंड हो गए, टोटल 6 हो गए, तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6। अब आ जाइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट में क्या रहा है 1 मोल AgCl डिसोशिएट हो रहा है, यानी 1 क्लोरीन डिसोशिएट हो रहा है, तो 4 + 2 यानी कितने हो गए 6 हो गया। यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट वाले में, अगेन 1 मोल AgCl, तो आ गया 4 + 2 कितना हो गया 6, यानी इन सब की अगर हम बात करें तो ऑल आर शो द सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6, सबकी सेकेंडरी वैलेंसी मेरी 6 हो जाएगी। अब हम बात करें, यही इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से आपको समझाया है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया है, कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ 6 group in all the either a chloride for the ammonia molecule both remain bonded to the cobalt during the compounds as formulated. The secondary valency is a given. In these example the secondary valencies are 6. ये देखिए बुक्स में दिया है, और हम लोग की भी सबकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई 6 आई। अब हम लोग यहाँ पे बात करें, क्योंकि यही चीज इन्होंने हाउ टू फाइंड द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी, तो वो हम लोगों ने सीख लिया है। अब यहाँ पे एक इंडेक्स क्वेश्चन में आ जाइए, एग्जाम्पल क्वेश्चंस में ये इन्होंने समझाया, देखिए क्या कह रहा है PdCl2.4NH3। अब PdCl2.4NH3 में AgCl डिसोशिएट हो रहे हैं कितने 2, तो 2 क्लोरीन हटा दीजिए, यानी मेरी सेकेंडरी प्राइमरी नहीं निकाल सकते। फिर बार बार मैं कह रही हूँ प्राइमरी क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ ना कुछ काउंटर आयन गिवन होना चाहिए, काउंटर आयन गिवन नहीं है इसमें, तो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी की बात हो रही है, तो सेकेंडरी वैलेंसी मेरी कितनी हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी यार 2 माइनस हो गया तो 4 बची NH3, तो यानी सेकेंडरी वैलेंसी 4। इसमें बात करें तो 2 क्लोरीन फिर डिसोशिएट हो रहा है, देखिए 2 यहाँ लिखा है, ये क्लोरीन के लिए डिसोसिएशन, AgCl बन रहा है ना, यानी क्लोरीन डिसोशिएट्स हो रहे हैं, तो अब 2 क्लोरीन हो गया, यानी सेकेंडरी वैलेंसी 6, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी 2 एंड नेक्स्ट सेकेंडरी वैलेंसी 4 एंड नेक्स्ट इज अ सेकेंडरी वैलेंसी PtCl4 2HCl, कितने डिसोशिएट हो रहे हैं चेक करिए, 0 डिसोशिएशन हो रहा है, तो यानी यहाँ से 2 + 4 + 2 कितने हो गए 6 हो गई सेकेंडरी वैलेंसी। इसकी बात करें COCl3.4NH3, कितना डिसोशिएट हो रहा है क्लोरीन 1, यानी कितना हो गया 4 + 2 कितना हो गया 4 + 2 6, यानी आपका सेकेंडरी वैलेंसी 6। यहाँ पे कितना 0 डिसोसिएशन, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी सेकेंडरी वैलेंसी आर 4। ठीक है, अब आ जाइए, ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर दी है कि हमारा ये थ्योरी जो है प्राइमरी सेकेंडरी थ्योरी, या जो डबल सॉल्ट है, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी किसने दी थी, वार्नर ने गिवन दी थी थ्योरी। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी कि मेरा डबल सॉल्ट क्या है, सॉरी मेरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है। K4FeCN का होल 6 इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एग्जाम्पल। अब हम डबल सॉल्ट की बात करते हैं, तो एलम, मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा एलम का फॉर्मूला क्या है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24 H2O।
जब मैं इसको डिसोशिएट कर रही हूँ तो देखिए इसमें क्या होता है, मुझे K2SO4 दो कितने सॉल्ट मिलके बने हैं, दो सॉल्ट मिलके बने हैं, इसलिए इसको हम डबल सॉल्ट कहेंगे। और इसको अगर हम डिसोशिएट करें तो इसमें K+ अलग मिल जाएगा, SO4 का अलग से टेस्टिंग आ जाएगी, रिजल्ट देगा, एल्युमिनियम अलग से टेस्टिंग देगा, तो तीनों की टेस्टिंग मिल रही है, वाटर अपने आप ही डिसोशिएट हो जाएगा। तो मुझे क्या है, सबकी टेस्टिंग मिल रही है जब मैं एनालिसिस कर रही हूँ। तो ये इस तरीका किस तरीके का कंपाउंड है, इट इज द डबल सॉल्ट, क्योंकि यहाँ 2 सॉल्ट की फॉर्मेशन से, यानी K2SO4 एक सॉल्ट और दूसरा Al2SO4 का होल थ्राइस, दो तरीके के सॉल्ट मिलके बने हैं, तो इसे हम डबल सॉल्ट कहेंगे। तो ये एलम जो है मेरा डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेट सॉल्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इट इज द K4FeCN का होल 6। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, कोऑर्डिनेट एंटिटी। ठीक है, अगर हम कहें कोऑर्डिनेट एंटिटी, देखिए मैं सीधे सिर्फ आपके चैप्टर में कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो फिर से ले लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड एग्जाम्पल। अब अगर इस सॉल्ट में मैं ये कहूँ कि कोऑर्डिनेट एंटिटी क्या है, तो ध्यान दीजिए, ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द विदाउट अ काउंटर आयंस, जो बिना काउंटर आयंस के, यानी मैं इसको हटा दूं तो अब ये चाहे मेरा पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जो भी हो, बट अगर इस कंपाउंड्स में काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो मैं इस कंपाउंड्स को क्या कहूँगी, इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एंटिटी। इसको मैं कहूँगी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, चेक करते जाइए एनसीईआरटी स्टेटमेंट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, अब आप बात करें सेंट्रल मेटल एटम्स की। तो सेंट्रल मेटल एटम्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो भी मेरा ये कंपाउंड है जो लार्ज ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो ये क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड, अगर मैं ये एंटिटी की बात करूं, इस पूरे अंदर, इस पूरे लार्ज ब्रैकेट के अंदर की बात करूं, तो जो मेरा सेंट्रल मेटल एटम है इसका जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है और इसे हम कहते हैं कैटायन। पॉजिटिव का मतलब कैटायन। और जितने भी ये हमारे सेंट्रल मेटल्स एटम होंगे वो नेचर शो करेंगे एसिडिक नेचर। क्योंकि अब हम बात करें लिगेंड की, तो जो लिगेंड है उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिनके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करेंगे। डोनेट किसको करेंगे, वो डोनेट करेंगे हमारे इसको, आयरन को या हम कहें सेंट्रल मेटल एटम्स को। तो क्योंकि ये डोनेट करते हैं, तो अब ध्यान दीजिए, लुईस के अकॉर्डिंग लोन पेयर डोनर क्या कहलाते हैं, लोन पेयर डोनर हमारे कहलाते हैं बेस। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जो लीगेंट है, ऑल द लीगेंट आर बेसिक इन नेचर एंड ऑल द सेंट्रल मेटल आर एसिडिक इन नेचर, ये क्या होंगे, ये सबके सब कैटायंस होंगे। बट लीगेंट की अगर बात करें तो लीगेंट हमारा क्या हो सकता है, लीगेंट हमारा कैटायंस भी हो सकता है, एनायंस भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन लीगेंट की। लीगेंट का डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अब कुछ थोड़ा सी बात करते हैं लीगेंट की टाइप्स की, कैटेगरीज की। तो जब लीगेंट की कैटेगरीज की बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर वन टाइप्स ऑफ द लीगेंट इज अ यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड मीन्स होता है कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल लोन पेयर हो। यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक्स इज द डोनर, मान लीजिए एक लीगेंट है मेरे पास, इस लीगेंट में वो केवल और केवल एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अगर मैं ये एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि Fe, यही एग्जाम्पल Cn का होल 6, भाई ये मेरा बनाएगा, क्या बनाएगा, ये मेरा बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके पास लोन पेयर कितने प्रेजेंट है, इसके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास केवल एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, सबको पता होगा। तो अगर ये एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये मेरा कहलाएगा यूनिडेंटेड। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लोरीन -1 वाटर NH3, इट इज द यूनिडेंटेड। फिर आते हैं आपके पास जो है डाइडेंटेड। डाइडेंटेड का मतलब जिसके पास 2 लिगेंड हो। अब 2 जो आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो एग्जांपल सबसे अच्छा आपका दिया है एथेन 1,2 डाइएमाइन। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, एथेन, ये मेथ एथेन,
फिर मेरा क्या कह रहा है 1 2 1 पे NH2 एमाइन मतलब NH2, यहाँ पे भी NH2 एमाइन हो गया, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी कार्बन की 4 से। तो ये हो गया हमारा एथेन 1 2 डायमाइन। तो लोन पेयर किसके पास प्रेजेंट है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर क्या करेंगे? डोनेट किए जा सकते हैंगे। तो कितने, एक ही एलिमेंट एक ही कंपाउंड कितने लोन पेयर दे रहा है? लिगेंड 2 लोन पेयर दे रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइडेंटेड। एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो यानी कार्बन COO शॉर्ट में कहते हैं C2O4। तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, तो ये इसके पास कितने होते हैं? ये भी 2, ये 1 लोन पेयर, ये भी 1 लोन पेयर। तो ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन ऑलवेज गिवन ओनली फॉर द 1 लोन पेयर। और कब वो 1 लोन पेयर देगा? जब उस पर माइनस चार्ज होगा। अगर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं है, यानी कोई भी आयंस नहीं है, अगर मैं लिखती हूँ COOH लिख दे रही हूँ, तो ये अब लोन पेयर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात करें पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड में एक आपका बेस्ट एग्जाम्पल है EDTA। EDTA द फुल फॉर्म इज एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर NCERT में गिवन है, ध्यान दीजिए। एथिलीन मेथ एथिलीन, एमाइन डायमाइन इज अ 2 नाइट्रोजन, टेट्रा मतलब 4 1 2 3 4 4, ऑक्सीलेटो मतलब टेट्रा एसीटेट, एसीटेट, तो ये हो गया मेरा एसीटेट। देखिए CH2COO, एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO। अब क्योंकि एक नाइट्रोजन से यहाँ कनेक्ट हो रहा है तो एक H इसका हटा दीजिए, वैलेंसी क्योंकि सेटिस्फाइड हो रही है, तो हो गया हमारा CH2COO माइनस CH2COO माइनस CH2CO माइनस, ये टोटल 4 मेरे हो गए। ये किस तरीके का है? कितने इसमें लोन पेयर प्रेजेंट हैं? तो ध्यान दीजिए, एक इस नाइट्रोजन के पास होगा, एक इसके पास, तो 2 हो गया। इस ऑक्सीजन के पास 3, इस ऑक्सीजन के पास 4, ये 5, ये 6। यानी अगर मैं कहूँ EDTA -4, कितने इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे? तो टोटल इसके पास हेक्साडेंटेड यानी कि 6 आपके लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। पर जैसे ही यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, EDTA -4 लिखा है। अगर इस -4 की जगह मैं इसको -3 कर दूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया EDTA -4 -3 का मतलब है केवल ऑक्सीजन पे 3 आयंस हैं, चार्ज है, एक आपका H से सेटिस्फाइड है। जैसे ही मैंने इस पे H लिखा, अब ये लोन पेयर नहीं है इसके पास, तो इसकी डेंटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कितना लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है इस कंपाउंड के पास? तो 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? अगर 3 लिख रही हूं तो 5 है, 2 लिख रही हूं तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एक इसमें H आ गया तो 2 ये। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? लोन पेयर कम हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कीलेट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कीलेट? कीलेट का मतलब हो गया रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं ऑक्सीलेटो लूँ या कुछ भी लूँ, ये EDTA लूँ, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर मेरा M आया तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो मिड में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे आप अंगूठी डाल सकते हैं। ऑक्सीलेटो की बात करें, यहाँ पे इसने भी डोनेट किया M को, इसने भी डोनेट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एक क्लोज्ड सर्कल। तो जो क्लोज्ड सर्कल होता है उसे हम कहते हैं कीलेट। ठीक है, ये कब बनता है? या तो डाइडेंटेट से बनता है या पॉलीडेंटेट से बनता है। मोनोडेंटेट से कभी भी कीलेट नहीं बनता है। डेंटिसिटी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द डेंटिसिटी। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, इट इज कॉल्ड द डेंटिसिटी। अब कुछ आते हैं एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब हो गया जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड्स की बात करूं NO2 की, तो अगर मैं लिखूं NO2, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर्स बनेगा, ये आपके NCERT में गिवन है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, ठीक है। और सेम एज आपका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। यानी अगर किसी भी एलिमेंट में 2 साइडेड यानी दोनों डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो, तो उस तरीके के कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड। उस तरीके के लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ओनली फॉर द 2 NO2 आपकी बुक्स में गिवन NCERT, और एक एग्जाम्पल देती है NCS। ठीक है, NCS को अगर हम रिवर्स लिखें SCN, तो इसका नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और इसका सल्फर भी डोनेट कर सकता है। NO2 की बात करें तो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो 2 ट्रांसफरिंग ऑफ कंडीशन जब हो, दे अगर एक ही कोई, चाहे वो दोनों में से कोई भी डिसाइड हो जाए, कोई एक देगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड। कोई 2 कोऑर्डिनेट हो बट दे एक ही रहा हो कोई, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर की। कोऑर्डिनेट स्फीयर जब मेरे कंपाउंड में
ठीक है, हम आयनाइज्ड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब मेरे पास काउंटर आयन एब्सेंट होता है तो हम उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट एंटिटी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोऑर्डिनेट स्फीयर की बात करें, अगर मेरा कोई कंपाउंड जिसके पास क्या है, काउंटर आयन प्रेजेंट है, बट काउंटर आयन को मैं हटा रही हूं जब आयनाइज्ड कर रही हूं, तो आयनाइज्ड करने के बाद उस कंडीशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। फिर आता है कोऑर्डिनेट पॉलीडेंड्रॉन। कोऑर्डिनेट पॉलीडेंड्रॉन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड। लिगेंड कई तरीके के स्ट्रक्चर शो करते हैं। अगर क्लास 11th का टॉपिक आपको याद हो हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कई तरीके के स्ट्रक्चर शो होते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल, ठीक है, आपका ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, लीनियर। तो ये सारी की चीज़ें, कंडीशंस आपकी इसमें भी पढ़ेंगे, वो हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर आता है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कंडीशन। होमोलैप्टिक का मतलब हो गया कि जब आपका, होमो से समझ ही में आ रहा है कि सेम, जब आपके पास लिगेंड सेम हो। बेस्ट एग्जांपल होमो का CONH3 का होल 6, तो यहाँ पे NH कितने लिगेंड है 6, बट 6 के 6 कैसे हैं, सेम है, तो ये होमोलैप्टिक हो गया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसमें देखिए साइनाइड में सारे के सारे क्या है, लिगेंड साइनाइड ही है, एक ही जैसे हैं सारे के सारे 6 लिगेंड, ये मेरा हो गया होमोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक का मतलब हो गया आपका जब 2 या 2 से ज़्यादा आपके डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड हो। अब हम इस कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें NH3 भी है, Cl2 भी है, 2 डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट है। इट इज कॉल्ड द हेट्रोलैप्टिक लिगेंड। नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर। इसका डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों में शेयर भी करिए। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको पूछना है तो मेरी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।